गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रतन सर काबिल अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर से जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने का टेक्निक भी फॉलो करना है। और जो क्वेश्चंस है बोर्ड पर जो क्वेश्चंस आएंगे पहले आप उसको पढ़ करके खुद से ट्राई कीजिए फास्ट कि कैसे क्या उसका आंसर होगा। फिर जो हमारे द्वारा जो बताए गए आंसर है उसके साथ मिलान कीजिए। इससे आपका जो मॉक टेस्ट भी पूरा हो जाएगा और इसका प्रैक्टिस भी आपका होता रहेगा। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ फाइन मोटर स्किल। जो सूक्ष्म जो मोटर स्किल है इसका एग्जाम्पल क्या है। तो इसमें से कई सारा प्रोसेस दिया, एक है रनिंग, वॉकिंग, स्क्रेबलिंग और जंपिंग। यहाँ पर आपको देखना है क्या है फाइन मोटर स्किल। तो रनिंग कब होता है, जब क्या होता है उसके जो मसल्स वगैरह उसमें ज़्यादा जो विकास होता है तभी जाकर क्या होता है रनिंग होता है। वॉकिंग है चलना भी, यदि मसल्स का जब तक विकास नहीं होगा तब तक ठीक से नहीं पाएगा। इसमें क्या है स्क्रेबलिंग यानी घसीट कर चलना। जब बच्चा क्या करता है रेंगता है या घसीट के चलता है तब उसको हम लोग क्या कहते हैं फाइन मोटर स्किल का क्या है एग्जाम्पल यही होगा। इसका सही उत्तर क्या है नंबर 3। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द चिल्ड्रेन वुड बी इन द मिडल चाइल्डहुड स्टेज। मिडल चाइल्डहुड यानी मध्य बाल्यावस्था का जो एज है, मध्य बाल्यावस्था के 6 से जो 11 साल का जो एज है उसमें क्या होता है अ चाइल्ड हु इज बिगिनिंग टू इमिटेट सोशल रोल व्हाइल इंगेजिंग इन मेक बिलीव प्ले। नेक्स्ट है अ चाइल्ड हु हैज़ डेवलप्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ रूल्स एंड कैन रीजन। तो इसमें क्या करता है जो मध्य बाल्यावस्था में जो डेवलप्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ रूल्स एंड कैन रीजन। नेक्स्ट है अ चाइल्ड हु कैन हाइपोथेसिस पॉसिबल कॉज। ये तो करता ही नहीं क्योंकि 6 से 11 साल का बच्चा जो चिंता इस तरह का नहीं करेगा। अकॉर्डिंग टू डिजाइन कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट अ चाइल्ड हु इज जस्ट बिगिनिंग टू शो फाइन मोटर स्किल्स एज ग्रैस्पिंग अ पेंसिल। नहीं, 6 से 11 साल से पहले वो क्या करता है ये जो मोटर स्किल का है जो ग्रैस्पिंग अ पेंसिल जो पकड़ना है ये पहले सीख जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा नंबर 2। अ चाइल्ड हु हैज़ डेवलप्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ रूल्स एंड कैन रीजन। जो समाज की जो व्यवस्था है उसको सीखना नियम को शुरू करता है। नेक्स्ट है लॉट्स ऑफ क्यूज अबाउट जेंडर अप्रोप्रिएट वेज ऑफ बिहेविंग कम फ्रॉम फिल्म्स एंड एडवर्टाइजमेंट्स। इसमें क्या क्या है जेंडर अप्रोप्रिएट वेज ऑफ बिहेविंग कम फ्रॉम फिल्म्स एंड फिल्म कहाँ से आ रहा है फिल्म्स एंड एडवर्टाइजमेंट्स। दिस हाईलाइट्स द रोल ऑफ डैश एंड डैश एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। यानी किससे रिलेटेड है इन जो सोशलाइजेशन का कौन सा जो एजेंसी है। तो एजेंसी यहाँ पे कई सारा दिया है। तो पहले आपको देखना है क्या फिल्म और एडवर्टाइजमेंट है। तो मीडिया, फिल्म और एडवर्टाइजमेंट मीडिया से आता है जो मास मीडिया है, क्योंकि एक जो इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक पहुँचता है। तो ये मास मीडिया तो राइट है, लेकिन प्राइमरी क्या है गलत है, क्योंकि फिल्म और एडवर्टाइजमेंट प्राइमरी नहीं है। मीडिया पहला जो मीडिया है वो सही है क्योंकि फिल्म और एडवर्टाइजमेंट मीडिया है, और सेकेंडरी है ये भी सही है। दूसरा क्या स्कूल है, प्राइमरी स्कूल भी नहीं है क्योंकि फिल्म और मीडिया से वो क्या हो रहा है मिल रहा है। स्कूल और सेकेंडरी तो ये भी नहीं। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा नंबर 2 मीडिया एंड सेकेंडरी। नेक्स्ट है द कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कम्स इन प्री ऑपरेशनल पीरियड। यानी जो प्री ऑपरेशनल पीरियड है उसमें कौन सी एबिलिटी आती है। एबिलिटी फॉर अब्स्ट्रैक्टिंग थिंग्स या एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव, हाइपोथेटिक डिडक्टिव थिंकिंग। यानी इस प्री ऑपरेशनल में क्या आता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो इसके जो पहला स्टेज है जब बच्चा रहता है 0 से 2 साल का उसमें आ जाता है ये। तो गोल डायरेक्टेड जो बिहेवियर वो आता है प्री ऑपरेशनल पीरियड में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा नंबर 2। अकॉर्डिंग टू पियाजेट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए टीचर टू बी डैश एंड डैश। यानी पियाजे के अनुसार जो है टीचर को क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। एक शिक्षक को होना चाहिए मोबाइल एंड फ्लेक्सिबल, यानी उसको क्या होना चाहिए सक्रिय होना चाहिए। एक टीचर को सक्रिय रहेगा, एक्टिव रहेगा, और फ्लेक्सिबल यानी उसके व्यवहार में लचीलापन होना चाहिए। यानी व्यवहार में लचीलापन नहीं होगा तो बच्चों से सही तरह से वो इंटरेक्शन नहीं कर सकता। यानी एक ही व्यवहार को लेकर के बच्चों के सामने, क्योंकि समस्या बहुत सारे उत्पन्न होते हैं, उसी के अनुसार जैसे समस्या होगा उसके अनुसार उसको व्यवहार करना है। तो व्यवहार में लचीलापन लाना जरूरी है। तो ये तो सही है। और स्ट्रक्चर्ड रिजिड यानी रिजिड भी नहीं होना चाहिए, एम्पैथेटिक ट्रांसपेरेंट ऐसा नहीं होना चाहिए, मैकेनिकल बिहेवियरिस्ट ये भी नहीं है, यानी व्यवहारवादी नहीं होना चाहिए। और यांत्रिक भी, यांत्रिकरण जो है यांत्रिकी भी नहीं होना चाहिए। तो टीचर का व्यवहार कहना होना चाहिए
मोबाइल एंड फ्लेक्सिबल। आपका सही उत्तर क्या है? नंबर 1। इन द व्यू ऑफ लेव वाइगोट्स्की, लेव वाइगोट्स्की के अनुसार क्या सही है इस 4 में से? नंबर 1 है कॉग्निशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज। हाँ, संज्ञान जो है भाषा से क्या है वो अलग है, यानी लेव वाइगोट्स्की का जो थ्योरी है उसके अनुसार हम देखेंगे। कॉग्निटिव डेवलप, यानी ऐसा उसने नहीं कहा था जो अलग है, ऐसा नहीं है, दोनों क्या है जुड़ा हुआ है, डिपेंडेंट है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट गाइड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी क्या कर रहा है, जो संज्ञानात्मक जो उसका विकास है वो भाषागत विकास को क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है। तो लेव वाइगोट्स्की ने ऐसा नहीं कहा था, ऐसा किसने कहा था? ऐसा जीन पियाजे ने कहा था। तो ये सही नहीं है, पहला भी सही नहीं है, दूसरा भी सही नहीं है। तीसरा जो है लैंग्वेज फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हाँ, तो लेव वाइगोट्स्की ने ये कहा था जो भाषा जो है क्या करता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को गाइड करता है, यानी ये इसका उल्टा, यानी पहले भाषा का विकास होता है फिर क्या होता है, संज्ञान का या संज्ञानात्मक विकास होता है, इस लेव वाइगोट्स्की के अनुसार। तो आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा? नंबर 3। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोट्स्की व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लेव वाइगोट्स्की के अनुसार कौन सा जो फैक्टर है, इसमें से आपके पास 4 ठो जो दिया हुआ है फैक्टर, जो क्या करता है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करता है, गाइड करता है। तो नंबर 1 है कल्चरल टूल्स है। तो लेव वाइगोट्स्की का जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ाया गया तो कल्चरल टूल्स है जो इसको फैक्टर्स को फैसिलिटेट करता है, नंबर 1 राइट है। दूसरा है सोशल इंटरेक्शन, ये तो लेव वाइगोट्स्की का इसी के ऊपर आधारित है उसके थ्योरी। दूसरा क्या, तीसरा है इक्विलिब्रेशंस और रिवार्ड्स, ये उसके थ्योरी में नहीं है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? 1 और 2। तो 1 और 2 किस में है? 3 में है, 1 और 2। तो सही उत्तर है आपका नंबर 3। इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम लर्निंग, चाइल्ड सेंटर यानी जो छात्र केंद्रित है उसमें जो लर्निंग यानी सीखने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? तो इसमें है नंबर 1 हैपेंस बाय पेयरिंग ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्सेस एसोसिएशन, यानी जो उद्दीपन जो प्रतिक्रिया है उसके अनुसार। ये गलत है कि उद्दीपन प्रतिक्रिया के अनुसार नहीं होना चाहिए। इज डिपेंडेंट ऑन रिवार्ड एंड पनिशमेंट, रिवार्ड और पनिशमेंट पर भी नहीं, क्योंकि पनिशमेंट तो अभी दे ही नहीं सकते हैं बच्चों को, तो रिवार्ड और पनिशमेंट पर भी चाइल्ड सेंटर जो है शिक्षण नहीं होना चाहिए। इसके बाद है इज को कंस्ट्रक्टेड बाय द टीचर एंड स्टूडेंट, यानी टीचर और स्टूडेंट के द्वारा जो सहमति है, जो सामंजस्य है उसके अनुसार होना चाहिए चाइल्ड सेंटर में, यानी दोनों का सहमति जरूरी है, दोनों का इंटरेक्शन क्या जरूरी है। तो 3 नंबर सही है। नेक्स्ट है इज डिपेंडेंट सोलली ऑन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स रोल इज पैसिव, तो इसमें ऐसा नहीं है, जो टीचर का ही महत्वपूर्ण रोल है और स्टूडेंट का रोल क्या है, निष्क्रिय है, तो ये भी क्या है, गलत है। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? नंबर 3। नेक्स्ट है एट व्हिच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोहेलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रेन इग्नोर द इंटेंशन ऑफ अदर्स एंड इंस्टीड ऑफ फोकस ऑन द फियर ऑफ अथॉरिटी एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। मैंने कोहेलबर्ग का जो थ्योरी है तो उसके जो किस स्टेज में बच्चे क्या करते हैं, जो इग्नोर करते हैं इंटेंशंस ऑफ अदर्स, दूसरे के जो बात है, दूसरे का जो मत है उसको क्या करते हैं, इग्नोर करना शुरू करते हैं। इंस्टीड ऑफ फोकस द फियर ऑफ अथॉरिटी एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, ये इस तरह से नकारात्मक भावना जो है इसमें उत्पन्न होता है। तो किस स्टेज में ऐसा होता है? तो पहला क्या दिया, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस जो ओरिएंटेशन है, ऐसा नहीं है, इस स्टेज में क्या करता है बच्चा, नहीं करता है। कि इसमें क्या, तो डरा रहता है, उसको क्या डर लगता है कि दंड मिलेगा, तो ऐसा काम वो नहीं करेगा। गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन, इसमें भी क्या करता है बच्चा, दूसरों से सीखता है, दूसरों को देखता है, यानी उसको शाबाशी मिलता है तो और वो क्या करता है, उसमें प्रोत्साहित होता है, इसलिए ये भी इसका सही नहीं है। दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, एक है लॉ एंड ऑर्डर जिसमें क्या करता है, नियम को मानता है, और एक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यानी जो सामाजिक है, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन जो है इसमें क्या करता है बच्चा, जो दूसरे का जो इंटेंशन है उसको क्या करता है, जो मोरल डेवलपमेंट का इग्नोर करता है, और इंस्टीड ऑफ फोकस ऑन द फियर ऑफ द अथॉरिटी एंड द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर 4। नेक्स्ट है ऑन गेटिंग अ डॉल, ऑन गेटिंग ए डॉल एज ए गिफ्ट 4-year-old राहुल सेड व्हाट विल आई डू विद दिस बॉय डू नॉट प्ले विद डॉल्स, यानी जब उसको दिया गया डॉल तो उसने क्या कहा, मैं ये डॉल लेकर क्या करूँगा, और ये तो क्या किसका काम है,
बॉय डू नॉट प्ले विद डॉल्स, यानी लड़के जो हैं क्या करते हैं, डॉल से नहीं खेलते हैं। ये क्या दर्शाता है, व्हाट डज दिस इलस्ट्रेट, क्या दर्शा रहा है ये, जेंडर रिलेवेंस यानी लैंगिक प्रासंगिकता को नहीं दर्शाता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ऐसा नहीं है। मैंने ये जो वर्ड जो सेंटेंस दिया उसके अनुसार इसमें से क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप यानी जो लैंगिक रूढ़िवादिता है इसको दर्शाता है, या जेंडर इक्विटी इसको भी नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसको 3, यानी बच्चों में ये व्यवहारिक या ये गुण आ जाता है, यानी देखते हैं कि कहा जाता है आप लड़के हो, लड़का हो कैसा काम करोगे, हाँ ये लड़कियों का काम है, तो बच्चे ये सीख लेते हैं। इसीलिए वो बोलता है कि मैं लड़का हूँ, मैं इससे क्या करूँगा, क्योंकि वो देखते आ रहा है कि डॉल से कौन खेला, लड़कियाँ खेलती हैं। तो ये हो जाएगा जेंडर स्टीरियोटाइप। नेक्स्ट है टू इंश्योर असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग है रेदर देन असेसमेंट ऑफ लर्निंग अ टीचर शुड। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग इसका अर्थ क्या हो गया, जो आकलन करना अर्थात जो सीखने के दौरान उसमें जो असेसमेंट हो रहा है, कोई चीज़ चल रहा है उसके दौरान जो असेसमेंट हो रहा है उसको कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। दूसरा है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तो ये हो गया सीखने के बाद जो उसका इवैल्यूएशन किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं, जो मूल्यांकन होता है उसको कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो बोल रहा है टू एंश्योर असेसमेंट फॉर लर्निंग रेदर देन किसके, असेसमेंट ऑफ लर्निंग आर टीचर शुड, टीचर को क्या करना चाहिए। तो फोकस सोनली ऑन द कॉग्निटिव कैपेबिलिटी ऑफ द लर्नर्स, तो सिर्फ इसी के ऊपर है, कॉग्निटिव के ऊपर ही कैपेबिलिटी इसके जो है फोकस करना चाहिए, ऐसा नहीं है तो सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर नहीं होता है, ये गलत है। इनकॉर्पोरेट असेसमेंट इनटू द डेली प्रोसेस ऑफ टीचर और टीचिंग लर्निंग, तो जो असेसमेंट है उसको हम क्या कर सकते हैं, जो उसका डेली प्रोसेस यानी रोज़ हम ये करें, ऐसा रेगुलर, रोज़ तो नहीं हो सकता, रेगुलर यदि हम करें तो क्या है बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बच्चे जो गलती करेंगे उसको हम यदि आकलन कर लेते हैं तो उस गलती को क्या कर सकता है, तुरंत सुधारा जा सकता है। इससे क्या होता है, उसका जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है बहुत ही आसानी से होता रहता है और सही होता है। ये सही आंसर है इसका। तो इसका नंबर 2 सही है। तो गिव इम्पोर्टेंस टू टीचिंग थ्रू द मेथड ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्टेड ओनली, यहाँ पर ओनली है, ये भी गलत है। इसी तरह से हम खोजेंगे पे एम्फासाइसिस इन कंपैरिजन अमंग चिल्ड्रेन टू प्रमोट अ कॉम्पिटिटिव, ये जब वर्ड आता है जो कंपटीशन के भावना उत्पन्न करना, ये भी गलत है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर 2। नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग इन चिल्ड्रेन कैन बी प्रोमोटेड बाय आस्किंग क्वेश्चन सच एज, यानी आलोचनात्मक क्वेश्चन है, आलोचनात्मक जो सोच है बच्चों में उत्पन्न करने के लिए हम किस तरह के प्रश्न उससे पूछें, यानी किस तरह का प्रश्न पूछें जिससे क्या हो वो सोच सके, आलोचनात्मक उस पर चर्चा कर सके। इसमें कई सारे ऑप्शन हैं। इन व्हिच ईयर वाज द फॉरेस्ट राइट एक्ट पास्ड, यदि इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं तो ये तो एक ही आंसर होगा और डायरेक्ट बच्चे बता देंगे, जिसको याद है तो किस साल हुआ, इसमें दूसरा कोई आंसर, सभी बच्चे एक ही आंसर देंगे। व्हाट इज़ द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये भी याद के ऊपर है, बच्चे को पहले से याद है कि ट्रायंगल का सम जो होता है एंगल्स का कितना होता है, याद है तो सभी एक ही आंसर बताएंगे, इसका कोई सोचने वाली या क्रिटिकल थिंकिंग इसमें उत्पन्न नहीं होता है। नेम द वेरियस लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, ये भी क्या है जो बच्चे को पहले से याद रहता है, तो इसका सभी क्या करेंगे बच्चे एक ही आंसर देंगे क्योंकि किताब में वो ऐसा ही पढ़ा है। इस पर अपना से क्रिटिकल थिंकिंग इस पर नहीं कर सकता। तो इसके बाद जो है डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट सीड्स नीड एयर फॉर जर्मिनेशन, यानी आप एक एक्सपेरिमेंट या प्रयोग के द्वारा ये बता सकते हैं कि कैसे जर्मिनेशन के लिए क्या करता है, सीड नीड्स एयर, यानी हवा की जो वायु उसकी आवश्यकता होती है। ये क्या है आपका सही उत्तर। यदि ये प्रश्न हम ये बच्चों को देते हैं तो क्या करके इसके ऊपर सोचेगा, इसके सारे कई आंसर निकालेंगे, कैसे कर रहा है इसके ऊपर क्या कर सोचना, क्रिटिकल थिंकिंग करेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर 4। नेक्स्ट है इन एन इंक्लूसिव सेट अप मेक्स रीजनेबल एकोमोडेशन एज पर द नीड्स ऑफ द डैश, यानी 2 जगह आपका डैश है, इस डैश में खाली जगह पे क्या आएगा। तो पहला है इंक्लूसिव, जो है इंक्लूसिव सेटअप, जो समावेशी जो शिक्षण व्यवस्था है समावेशी, इसके अनुसार डैश मेक्स रीजनेबल एकोमोडेशन, यानी जो एकोमोडेशन जो है उत्पन्न करेगा कौन करेगा, तो पेरेंट। तो यहाँ पे चूंकि समावेशी शिक्षा व्यवस्था क्या होता है, स्कूल से रिलेटेड होता है, यानी कक्षा का, समावेशी कक्षा यानी गणतांत्रिक जो है कक्षा का है, तो पेरेंट्स नहीं आएगा और मेक्स करेगा। इंक्लूसिव सेटअप कौन बनाएगा, तो सेटअप तो स्कूल ही बनाएगा। तो यहाँ पे पहला ही क्या आ जाएगा, स्कूल। स्टूडेंट है, पेरेंट है, इस तीनों ही नहीं होगा तो स्कूल बनाएगा। और किसके लिए बनाएगा, स्टूडेंट के लिए, यानी बच्चों के लिए। सो इन एन इंक्लूसिव सेटअप स्कूल्स मेक्स
रीजनेबल एकोमोडेशंस एज पर द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टूडेंट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर 2। आगे देखते हैं, द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज फ्लुएंटली एंड फ्लेक्सिबली टू एक्सप्रेस वंस थिंकिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैश इंटेलिजेंस इन होवार्ड गार्डनर्स थ्योरी। होवार्ड गार्डनर्स के थ्योरी में बताया गया लैंग्वेज फ्लुएंटली एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी लैंग्वेज दिया हुआ है, लैंग्वेज को क्या करेगा, फ्लुएंटली और फ्लेक्सिबल तरीके से एक्सप्रेस करेगा। उसके लिए क्या हो जाएगा, लिंग्विस्टिक है, नेचुरलिस्टिक है, स्पेशल है और इंट्रापर्सनल है। तो आपका लिंग्विस्टिक है तो क्या हो जाएगा, यही आपका सही उत्तर होगा। तो सीधे सीधे मिल रहा है, बहुत ही आसान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंस इन द क्लास, यानी क्लास में जो व्यक्तिक विभिन्नता है उसको पूरा करने के लिए, यानी व्यक्तिक विभिन्नता यानी विभिन्न तरह के जो बालक है, जो अलग अलग गुणों के बालक आपकी क्लास में बैठे हैं प्रॉपर्टीज़ के, तो उसको पूरा करने के लिए उसको किस तरह से आप समावेशी में कन्वर्ट करेंगे। तो रिफ्लेक्ट वंस वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही की तरफ ध्यान देना है या एक ही का कम्युनिकेशन के ऊपर करना, ऐसा नहीं है, ये गलत है। रिकॉग्नाइज एंड रेस्पेक्ट डिफरेंसेस, ये सही है कि रिकॉग्नाइज एंड रेस्पेक्ट डिफरेंसेस, यानी जो आपको क्या करना है, जो उसमें विभिन्नताएं हैं उसको पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है और उसकी क्या करना है, सम्मान करना है, यानी उसके सम्मान करना यानी उसका सोल्यूशन निकालना है किस तरह से। तो 2 क्या है इसका सही है, रिकॉग्नाइज एंड रेस्पेक्ट डिफरेंसेस। यूज डाइवर्स पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी, तो ये भी क्या है सही है। आप अलग अलग तरह के जो नियम है, तरीके हैं, यानी अलग अलग का जो बच्चे बैठे हैं अलग अलग सोच के, अलग अलग धर्म जाति के, उसको किस तरह से आप हैंडल कर रहे हैं, तो आपको तरह तरह के नियम का उपयोग करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स इन स्टूडेंट्स एंड करेक्ट देम, यानी जो आपको पहचानना है कि बच्चों में क्या कमी रह गया है और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो इसमें क्या है, ये भी सही है। तो 2, 3 और 4 ये सही है। तो क्या बताया गया कि वो नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी, यानी कौन सा इसमें नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, 1 नंबर आपका क्या है, सही उत्तर है। स्टूडेंट्स हैविंग डैश फेस persistent challenge in reading the text and comprehension the long passage, लंबे पैसेज को पढ़ने में उसे क्या हो रही है, असुविधा हो रही है, यानी रीडिंग करने में। डायरेक्ट क्या है, रीडिंग करने में उसे असुविधा होती है। रीडिंग करने में असुविधा होती है, इसमें से दिया गया है जो कौन सा प्रॉब्लम बच्चों में है, सेरेब्रल पॉल्सी है, डिसकैल्कुलिया है और क्या है, डिसलेक्सिया है, लोकोमोटर डिजेबिलिटी है। तो चूँकि पढ़ने में उसको प्रॉब्लम हो रहा है रीडिंग करने में, तो पहला है सेरेब्रल पॉल्सी। सेरेब्रल पॉल्सी नहीं होगा क्योंकि ये मोटर डिजेबिलिटी है जिसमें क्या होता है, ठीक से अंग प्रत्यंग काम नहीं करता है। तो उसके बाद क्या डिसकैल्कुलिया है, इसमें क्या करता है, यदि बच्चों को मैथ का कोई सवाल नहीं आ रहा है, यानी मैथ में ठीक से कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है, उसके लिए प्रॉब्लम आता है। यानी 2 + 3 क्या होता है, 2 × 3 क्या होगा, इस कैलकुलेशन में बच्चों को असुविधा होता है, तो उसके लिए होता है डिसकैल्कुलिया। उसके बाद डिसलेक्सिया हो जाता है, किसके लिए, रीडिंग के लिए। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया, जो पढ़ने में उसको असुविधा हो रहा है। नेक्स्ट है टू एड्रेस द लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेज एंड डिप्रीव्ड ग्रुप्स। डिसएडवांटेज एंड डिप्रीव्ड ग्रुप्स अ टीचर शुड। तो यदि डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चे या डिप्रीव्ड ग्रुप्स के बच्चे हैं तो उसको किस तरह से आपको क्या करना है, एड्रेस करना है। तो टीचर को क्या करना चाहिए, कैसे इसको पढ़ा सकते हैं या लर्न कर सकते हैं। तो फोस्टर अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एमंग ऑल स्टूडेंट्स। तो पहला से ये फोस्टर अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एमंग ऑल स्टूडेंट्स, सब में क्या करना है, अपने अपन की जो भावना है इसको जागृत करना है। अपनेपन की भावना यदि जागृत हो जाता है तो क्या होगा, जो डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चे हैं उसको अकेलापन महसूस नहीं होगा। या दूसरा क्या है, तो हाईलाइट द वीकनेस ऑफ स्टूडेंट इन फ्रंट ऑफ ऑल। पहला नहीं, किसी भी स्टूडेंट का आप वीकनेस को यानी कमजोरी को हाईलाइट नहीं करना है सभी के सामने, नेगेटिव असर पड़ता है, हीनता की भावना उत्पन्न होती है। टीच दीज स्टूडेंट्स इन अ सेपरेट सेक्शन ओनली है, ये भी गलत है, अलग करके किसी को पढ़ाना है, क्योंकि समावेशी शिक्षा में आपको एक साथ पढ़ाना है। नेक्स्ट है यूज स्टैंडर्डाइज क्यूरिकुलम फॉर स्टूडेंट। इस तरह का जो क्यूरिकुलम वो भी नहीं करना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर 1, फोस्टर अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एमंग ऑल स्टूडेंट्स। इसके बाद है इन अ क्लास हैविंग लर्नर्स विद डाइवर्स नीड्स अ टीचर शुड नॉट प्रोवाइड ऑप्शंस फॉर।
यानी जो अलग अलग जो आवश्यकता वाले बालक हैं निशा, टीचर शुड नॉट प्रोवाइड, यानी टीचर को क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए, पहला है प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट, ये तो करना चाहिए कि आप कोई भी जो कंटेंट है उसका आप अच्छी से प्रस्तुति कर सकते हैं। कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन भी करना है अलग अलग तरह के जो बच्चे हैं उसके साथ। पर्सपेक्टिव्स ऑन इंफॉर्मेशन, ये भी सही है। स्टीरियोटाइपिंग द लर्नर्स, यानी ये जो है रूढ़िवादिता जो है लर्नर्स के बीच जो है, जो किसी तरह के जो रूढ़िवादिता है इसको आपको जागृत नहीं करना, इसको नहीं बताना है। तो इसी तरह से इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, नंबर 4। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन प्रोमोटेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी NEP 2020 इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद डिजेबिलिटीज। तो NEP में किस बात को नहीं बताया गया, यदि डिजेबिलिटी से जो स्टूडेंट है, प्रतिबंधित जो स्टूडेंट है, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन प्रमोटेड, यानी NEP ने किसको प्रमोट नहीं किया है। एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर इसको प्रमोट करता है NEP, तो ये इसको तरह आपका नहीं होगा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करता है। वन टीचर एंड ट्यूटर्स, एक के ऊपर एक शिक्षक और एक जो ट्यूटर होना चाहिए, इसको प्रमोट नहीं करता है कि एक बच्चे के ऊपर एक टीचर ऐसा वैसा, ये NEP नहीं बताता है। उसके बाद है कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन सबके लिए एक जैसा हो, ये भी सही है। सुइटेबल टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस, ये भी सही है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर 2। नेक्स्ट है चिल्ड्रेन लर्न बाय, बच्चे जो सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं। तो चिल्ड्रेन लर्न रीडिंग, लिसनिंग, सीइंग, डूइंग। इसमें से बच्चे पढ़ के सीखते हैं, सुन कर सीखते हैं, देखकर और कर के भी सीखते हैं, चारों सही है। तो चारों ऑप्शन किस में है, 1 2 3 4 में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर 4। पहला है एसर्शन, जो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अलाउ स्टूडेंट्स टू टेक सम कंट्रोल ओवर देयर ऑन लर्निंग, यानी पहला क्या सही है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अलाउ स्टूडेंट्स टू टेक सम कंट्रोल ओवर देयर ऑन लर्निंग, यानी बच्चों को कुछ क्या करना चाहिए, देना चाहिए जिससे वो क्या कर सके, समय देना चाहिए या अधिकार देना चाहिए कि वो अपने शिक्षा के ऊपर खुद कंट्रोल कर सके कि वो क्या पढ़े ना पढ़े, इस तरह से। दूसरा जो है इसका रीजन जो है, टेकिंग कंट्रोल ओवर वंस लर्निंग हेल्प्स स्टूडेंट टू मेक डिसीजन अबाउट व्हाट टू लर्न एंड हाउ, यानी यदि हम इसको देते हैं तो रीजन बता रहा है कि यदि हम उसको अधिकार देते हैं खुद से चूज करने का कि क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है, तो बच्चे क्या करेंगे, सही चीज़ को चूज करेंगे और कब पढ़ना और कैसे पढ़ना है खुद डिसाइड करेंगे। व्हाट टू लर्न एंड हाउ, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, तो दोनों ही बात क्या है, सही है। तो पहला ऑप्शन क्या है, जो बोथ A and R आर ट्रू, यानी दोनों ऑप्शन सही है, तो ये सही है। एंड R इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ A, हाँ यही राइट है आपका उत्तर। तो आपका सही उत्तर क्या है, 1 है, यानी आपका A क्या है, राइट है, B भी राइट है जो R है रीजन, और R क्या उसका सही एक्सप्लेनेशन है। अ टीचर शुड प्रमोट एक्टिविटीज व्हिच आर, टीचर किस तरह के जो कार्यविधि है ना उसको प्रमोट करना चाहिए। तो क्या है, एम्बिजियस, इस तरह का नहीं करना है आपको। कल्चरली अप्रोप्रिएट है, एक्सटर्नली कॉम्प्लेक्स है, मीनिंगलेस है, जो अर्थविहीन है उसको भी नहीं करना है, जो बहुत जटिल है उसको भी नहीं करना है। तो किसको करना है, कल्चरली अप्रोप्रिएट, यानी जो क्या है आपका जो सांस्कृतिक रूप से जो मान्य प्राप्त है उसको प्रमोट करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2। नेक्स्ट है अ टीचर शुड डिजाइन एक्टिविटीज व्हिच प्रमोट, यानी टीचर जो आपका कर रहा है इसमें भी वही है क्वेश्चंस। तो शुड डिजाइन एक्टिविटीज व्हिच प्रमोट, किस तरह का जो एक्टिव कार्यविधि को डिजाइन करेगा। होपलेसनेस, यानी जो निराशावादी है ऐसा नहीं करेगा वो। कन्वर्जेंट आंसर्स, और एक है डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसमें बताया गया टीचर शुड डिजाइन एक्टिविटीज, इस क्वेश्चन में समझिएगा जो डिजाइन एक्टिविटी, यहाँ एक्टिविटीज का बात कर रहा है, तो एक्टिविटीज का बात कर रहा है, तो ऐसा एक्टिविटीज उसको देना चाहिए जिससे क्या हो, जो थिंकिंग क्या हो, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। पहले कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट समझे क्या है। कन्वर्जेंट क्या होता है, बहुत सारा क्वेश्चन होगा उसका एक ही आंसर आएगा, यानी सारे लोग क्या करेंगे सिर्फ एक ही आंसर देंगे, उसको कहते हैं कन्वर्जेंट आंसर। और डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, यानी सभी बच्चे अलग अलग सोच रख सकते हैं और उस विषय पर अपना अलग अलग आंसर दे सकते हैं। तो ऐसा एक्टिविटीज टीचर को बनाना चाहिए जिससे वो क्या करें, जो बच्चे अलग अलग आंसर दे सके
और उसमें से वो चूज करे कि कौन सा आंसर ज़्यादा एप्रोप्रिएट है। इससे क्या होगा, बच्चों में जो आलोचनात्मक है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, वो उत्पन्न होता है। तो टीचर को एक्टिविटीज़ कैसा होना चाहिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग का ऊपर बनाना चाहिए। और यदि यही क्वेश्चन रहता कि जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो कैसा होना चाहिए, आपका जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कैसा होना चाहिए, उसका विश्वसनीयता कैसी होनी चाहिए, तब आपका आंसर क्या हो जाता है, कॉन्वर्जेंट आंसर। यानी एग्जाम में जब प्रश्न दे रहे हैं उसका कई सारा आंसर नहीं होना चाहिए, यानी सारे बच्चे जब आंसर लिखेंगे तो ऐसा प्रश्न हो जिसका एक ही उत्तर हो, तब क्या हो जाता है आपका कॉन्वर्जेंट आंसर। क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटीज़ दे रहे हैं, बच्चे करके सीखेंगे, तो इसका कई सारे आंसर हो सकता है। तो आपका सही उत्तर होगा डाइवर्जेंट थिंकिंग। अकॉर्डिंग टू कॉन्टेम्पररी थ्योरिस्ट, जो समकालीन जो सिद्धांतवादी थे, तो लर्निंग इज प्राइमरली अ डैश एक्टिविटी। यानी लर्निंग कैसा है, मैकेनिकल, जो यांत्रिक है वो सा नहीं है, व्यवहारवादी भी नहीं है, निष्क्रिय भी नहीं है, क्या होना चाहिए, जो सोशल यानी सामाजिक होना चाहिए। यानी जितने भी आपके सिद्धांतवादी थे, थ्योरी से जो थ्योरी दिया समकालीन, उन्होंने क्या क्या सामाजिक बताया, किसको, लर्निंग को। यानी तीनों नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका नंबर 4। ए नंबर है, अ टीचर शुड फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी अमंग स्टूडेंट्स। यानी ए टीचर शुड फैसिलिटेट, जो सुविधादाता का रोल निभाता है टीचर, उसको क्या करना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी अमंग स्टूडेंट्स, हाँ देना चाहिए। समस्या समाधान कैसे करना है, इस तरह के जो प्रश्न है, इस तरह के बात को बच्चों के ऊपर देना चाहिए। रीजन क्या है इसका, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज इम्प्रूव लर्निंग एंड फॉस्टर क्रिटिकल थिंकिंग। ये भी सही है कि यदि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चों को देंगे, इस तरह के समस्या समाधान, तो क्या करेगा, बच्चे जब इसको करेंगे उसमें क्या होगा, इम्प्रूव लर्निंग एंड फॉस्टर क्रिटिकल थिंकिंग, यानी जो आलोचनात्मक सोच है उसमें क्या होगा, विकसित होगा, यानी डाइवर्जेंट माइंड का क्या होगा, विकास होगा। तो इसमें क्या है, दोनों ही सही है, और इसका क्या हो, सही एक्सप्लेन कर रहा है। सो बोथ ए एंड आर द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो एक नंबर क्या है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डैश द मिसकंसेप्शन अमॉन्ग स्टूडेंट्स। यानी जो मिसकंसेप्शन है, जो भूल समझ जो है बच्चों के बीच, इसको क्या करना चाहिए, क्रिएट, आइडेंटिफाई, इग्नोर या प्रमोट। तो मिसकंसेप्शन को क्रिएट तो करना ही नहीं है बच्चों में, इसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, यानी चिन्हित करना है। यदि हम बच्चों में जो मिसकंसेप्शन उसको चिन्हित करेंगे, यानी समस्या को, तो क्या होगा, उसको हम समाधान निकाल सकते हैं। अतः आपको आइडेंटिफाई करना है, इग्नोर भी नहीं करना है, प्रमोट भी नहीं करना है। तो इसका सही उत्तर होगा आइडेंटिफाई। इसके बाद है फियर एमॉन्ग स्टूडेंट्स, यानी डर, बच्चों में यदि क्या है, डर है, तो बच्चों में डर है तो क्या होगा, इम्प्रूव लर्निंग सिग्निफिकेंटली, नहीं, डर से क्या होगा, जो उसका लर्निंग जो प्रोसेस है इम्प्रूव नहीं करेगा। तो पहला आंसर गलत है, पहला आंसर इसका सही नहीं है। दूसरा है, इट डिट्रीमेंटल लर्निंग, यानी उसको क्या करता है, हानि पहुंचाता है लर्निंग को। तो ये क्या है, सही उत्तर है। क्या है, स्टूडेंट्स में क्या करता है, यदि डर है तो क्या करेगा, उसके जो सीखने की प्रक्रिया है उसको हानिकारक नहीं, हानिकारक है। एसेंशियल टू लर्निंग, आवश्यक है सीखने के लिए डर, नहीं, ये भी गलत है। डज नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन लर्निंग, डर क्या उसका लर्निंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पड़ता है, डर से क्या करता है, हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो ये भी सही नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा, नंबर 2। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टुवार्ड्स मास्टरी लर्निंग। यानी जो ये ऑप्शंस दिया, इस ऑप्शन से क्या है जो बच्चों के लर्निंग में महारत हासिल करवाता है, यानी बच्चे पढ़ने में और लगन लगाते हैं, मन लगाते हैं और अच्छा से पढ़ते हैं, यानी महारत हासिल करते हैं। तो कौन सा चीज़ है मोटिवेट करता है बच्चों को ऐसा करने में, अर्ज फॉर कॉम्पिटेंस जो है, अर्ज फॉर फेम है, अर्ज फॉर मनी है, पावर है। तो यानी सत्ता पाने के लिए, पावर, शक्ति पाने के लिए, ऐसा भी मोटिवेट उसमें ऐसा नहीं है बच्चों में लर्निंग के लिए। मनी यानी रुपया पाने के लिए या प्रसिद्धि पाने के लिए, इन सब चीज़ की प्राप्ति के लिए बच्चों में क्या होता है, ऐसा जो मास्टरी हासिल करने की जो मोटिवेशन है वो उत्पन्न नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, नंबर 1, अर्ज फॉर कॉम्पिटेंस। टीचर्स कैन फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग बाय, यानी मीनिंगफुल लर्निंग जो है उसको कैसे प्रदान कर सकता है बच्चों में, डिस्करेजिंग
कोऑपरेशन एमंग स्टूडेंट्स, डिस्करेजिंग वर्ड क्या है, नेगेटिव वर्ड है, यानी बच्चों में ऐसे डिस्करेज नहीं करना है, गलत है। इंक्रेजिंग कोऑपरेशन एमंग स्टूडेंट्स, ये सही है कि बच्चों में क्या करना है, जो स्टूडेंट्स है उसके भीतर क्या कोऑपरेशन की भावना उत्पन्न करना है। प्रमोशन मेमोराइजिंग ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं, जो सिर्फ याददाश्त है उसको खाली प्रमोट करना, ऐसा भी नहीं है कि याद करो। वैल्यूइंग अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स, यानी जो अंडरस्टैंड समझने की जो उसका कॉन्सेप्ट है उसको क्या करना है, वैल्यू देना है, यानी मान्यता प्रदान करना है, यानी उसको प्रमोट करना है। इसमें बताया गया कि टीचर्स कैन फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग, लर्निंग का है, तो यहाँ पे 2 आंसर राइट है। तो इनकरेजिंग कोऑपरेशन अमॉन्ग स्टूडेंट, ये जो है पहला क्या है, इनकरेजिंग कोऑपरेशन, इससे क्या होगा, क्लास की व्यवस्था आपकी बनी रहेगी, यानी बच्चे आराम से रहेंगे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, यानी कोऑपरेट करेगा। लेकिन यहाँ पर लर्निंग है, मीनिंगफुल लर्निंग है, इसलिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये वैल्यूइंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, यानी कॉन्सेप्ट को जो समझ रहा है उसको वैल्यू करना, मूल्य प्रदान करना, यानी सही उत्तर होगा इसका नंबर 4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, Which of the following statement is correct about principle of child development? एंड प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट्स में ये 4 ऑप्शन इसमें से क्या सही है। तो पहला है डेवलपमेंट ऑकर्स फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवार्ड्स पेरिफेरीज, यानी ये बात सही है कि डेवलपमेंट जो होता है सेंटर से चारों तरफ फैलता है। आपको 2 डेवलपमेंट के जो डायरेक्शन है बताया था, एक होता है सर से पैर की तरफ, एक होता है सेंटर से साइड की तरफ, यानी विभिन्न दिशाओं में होता है शरीर का। तो इसमें सिर्फ एक का बात किया गया, यानी सही बात है, 1 नंबर। दूसरा क्या, डेवलपमेंट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एनवायरनमेंट, ये गलत है कि नॉट लिखा हुआ है, डेवलपमेंट तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पर डिपेंड ही करता है, यानी उससे इन्फ्लुएंस्ड है, ये आपका गलत है। डेवलपमेंट इन वन डोमेन डज नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंसेस ऑन डेवलपमेंट इन अदर डोमेन, ये भी गलत है कि एक जो डेवलपमेंट है दूसरी जो डेवलपमेंट है उसका जो डोमेन है उसको इफेक्ट नहीं करता, ये गलत है, क्योंकि आपका जो पूरा जो संपूर्ण डेवलपमेंट है, किसी एक चीज़ का यदि विकास नहीं हो रहा है तो वो दूसरे चीज़ पर असर डालेगा। आपका यदि मान लीजिए मानसिक विकास सही से नहीं हो रहा है, वो दूसरे चीज़ का जो विकास है, यानी बात करने का जो सही से विकास है, सीखने का लर्निंग प्रोसेस का सही विकास है, उस पर क्या करता है, डिफेक्ट कर सकता है, यानी प्रभाव डाल सकता है। तो ये भी क्या है आपका गलत है। 4 है डेवलपमेंट इज प्योरली क्वांटिटेटिव एंड कैन बी मेजर्ड प्रिसिसली, यानी प्योरली क्वांटिटेटिव नहीं है, ये क्या है, क्वालिटेटिव है। डेवलपमेंट यानी विकास जो है उसको तो हम माप नहीं सकते हैं, लेकिन उसको क्या आकलन कर सकते हैं। इसलिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर 1। तो देखा आपने, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, MCQ का जो है सॉल्यूशन निकालते हैं। पहले हम देखते हैं कि कीवर्ड जो है, कीवर्ड उसको देखते हैं कौन सा सही है, पॉजिटिव नेगेटिव, उसके ऊपर देखते हैं। उसके बाद जो हमने सीखा, प्रोसेस सीखा, उसके अनुसार देखते हैं कि कौन सा जो ऑप्शन है सही है। तो इस तरह से आप यदि MCQ कर रहे हैं तो आपका प्रैक्टिस भी हो रहा है और इससे आपका जो परफॉर्मेंस होगा वो दिन पर दिन सुधरता चला जाएगा। आशा करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा आने वाला वीडियो भी आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।